बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज तक के मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। अब किस नंबर 402 मुलाहिज़ा फरमाएं। उसने पट्टी बंदे पाँव की जानिब इशारा किया। अफसोस कि मैं इस मिशन में तुम्हारा साथ देने के काबिल नहीं हूँ। विश यू गुड लक। मैंने आगे बढ़कर उसे गले से लगा लिया और उसका शाना थपकते हुए तसल्ली अमेज़ लहजे में कहा, तुम फिक्र ना करो यार, इंशाअल्लाह हम बहुत जल्द दोबारा मिलेंगे। अगर मैं तुम्हारे पास ना आ सका तो तुम्हें अपने पास बुलवा लूंगा। तुम टिक कर और पूरी तवज्जो से अपना इलाज कराओ। वसीम को दवा खिलाने के बाद उसके कमरे से उठाया। वो मुझसे बहुत सारी बातें करना चाहता था, लेकिन मैं चाहता था वो थोड़ा सा आराम कर ले। दवा में एक गोली भी थी जो आसाब को सुकून पहुंचाकर नींद तारी करती थी। अगर वो घंटा 2 घंटा और सो लेता तो ये उसके हक में बेहतर था। लियान अपने बेडरूम में कपड़ों वाली अलमारी को उलट पलट कर रही थी। मुझे देखकर उसने हाथ रोक लिया। थोड़ी देर बाद हम सीटिंग रूम में बैठे आइंदा के प्रोग्राम के बारे में गुफ्तगू कर रहे थे। लियान एक पुरज़म लड़की थी। वो जिंदगी में थ्रिल की ख्वाहां थी। एडवेंचर का उसे मौका तो मिलता रहता था, मगर वो इससे बढ़कर चाहती थी। अजीब लड़की थी। जिस बात पर सरगर्मी दिखाने की जरूरत थी वो वहाँ बेरगबती और उकताहट का शिकार थी। जब से मुझे उसकी नफ्सियात की टेढ़ का इल्म हुआ, मैं उसके इलाज के लिए संजीदगी से सोचने लगा। इंसान की फितरत सानिया उसके माहौल से भी बहुत असर कबूल करती है। जो लड़कियां और औरतें दिन भर मर्दों के दरमियान रहकर अमूर जिंदगी सरअंजाम देती रहती हैं, उनकी सोच में एक मखसूस किस्म की सख्ती आ जाती है। ऐसी मर्दाना शौक अपनाने वाली औरतें भी खासी जंगजू ख्यालात की मालिक हो जाती हैं। मसलन मार्शल आर्ट्स और रेसलिंग वगैरह सीखने वाली खवातीन के मिजाज में एक खास किस्म का जारहानापन आ जाता है। लियान ने भी फनून खरबो ज़रब की तरबियत हासिल कर रखी थी। उसके मसले की तह में उतरने के लिए उसकी हिस्ट्री लेना जरूरी था। मैं खुद उसके मसले को छेड़ना नहीं चाहता था। हाँ, अलबत्ता अगर वो इस मौजू को दोबारा जिंदा करती तो मैं उसकी तबीयत साफ कर देता। उसने पूछा, वैदान, क्या तुम्हें कभी किसी एक जगह ठहर कर जिंदगी गुजारने का मौका भी मिला है? अभी तक तो ऐसा नहीं मिला। मैंने जवाब दिया, तुम्हारी ख्वाहिश तो होगी। हर इंसान अपनी जिंदगी में आराम और सुकून का ख्वाह होता है। मैंने कहा, लेकिन मैं ऐसे आराम और सुकून का कायल नहीं जिससे जिंदगी ठहरी ठहरी सी लगने लगी। बहरहाल मुझे कभी कहीं टिकने का मौका नहीं मिल सका। मैंने सुना है तुम जिस लड़की के पीछे खटमंडू जा रहे हो उसका ताल्लुक बुद्ध मत से है। तुमने बिल्कुल दुरुस्त सुना है। मैंने तायद की। उसका नाम धन्नो था। तुमने बदल कर साहिल कर दिया। हाँ, ये हकीकत है। क्या नाम के साथ तुमने उसका मजहब भी तब्दील कर दिया था? मैंने ऐसी कोई कोशिश नहीं की। मैंने जवाब दिया, मगर तुम ये बात क्यों पूछ रही हो? वो तो अमल करते हुए बोली, मेरा अंदाजा था तुमने ऐसे किया होगा। तुम्हारा ये अंदाजा किस बिना पर था? मैंने सुना है मुसलमान अमूमन यही करते हैं। वो मेरी आंखों में देखते हुए बोली, और तुम भी एक मुसलमान ही हो। अल्हम्दुलिल्लाह मैं मुसलमान हूँ। मैंने अपने सीने पर हाथ रखते हुए कहा, लेकिन तुम्हारी सुनी सुनाई को फार्मूला नहीं बनाया जा सकता। मैंने कभी इस सवाले से साहिल पर दबाव नहीं डाला। असल में मेरे सामने एक मिसाल मौजूद है, इसलिए मैं कह रही हूँ। वो शून के वालिदैन की शादी का हवाला देते हुए बोली। मैंने पूछा, क्या कभी शून ने भी तुम पर जोर दिया कि तुम उसका मजहब इख्तियार कर लो? नहीं तो। उसने आंखें फैलाते हुए कहा, इस मिसाल को भी अपनी यादाश्त में महफूज कर लो। मैंने फजा में उंगली उठाते हुए कहा, तुम बातों में चित कर देते हो। वो बेसाख्ता बोली। मैंने उसके बेसाख्ता इज़हार पर कोई तबसरा नहीं किया और गुफ्तगू के मौजू को मार्शल आर्ट्स की जानिब मोड़ दिया। हमारे दरमियान घंटा भर ये टॉपिक डिस्कस होता रहा। लंच हम तीनों ने एक साथ किया। उस वक्त तक शून और हिंग की वापसी नहीं हुई थी। लंच के बाद लिया ने कहा कि वो थोड़ा आराम करेगी। रात उसकी नींद पूरी नहीं हो सकी थी और वो खुद को खासा थका हुआ महसूस कर रही थी। मैं उसे छोड़कर वसीम वाले कमरे में आ गया। अब उसकी तबीयत खासी बेहतर थी। हाथ पाँव की चोटों को तो अपने वक्त पर ही ठीक होना था। ताम वो तकलीफ दे कैफियत से निकल आया था। तनाई में जैसे आती उसने पूछ लिया, हमारे डॉक्यूमेंट्स का मसला तो अटक गया था, फिर तुम किस तरह न्यू जर्सी से काठमांडू तक सफर करोगे? उसके सवाल के जवाब में मैंने उसे तफसील बता दी। वो बोला, यार वैदान, ये मिस्टर हिंग तो तुम्हारे साथ बहुत कुछ कर रहा है। क्या कर रहा है भाई? मैंने चौंक कर पूछा। वो गड़बड़ा गया। बोला, मेरा मतलब है तुम्हारा बहुत ख्याल रख रहा है। ख्याल कैसे नहीं रखेगा? एक तरह से मैं उन लोगों का दामाद हूँ। ओह, उसने एक गहरी सांस ली और मेरी बात की तह तक पहुंच गया। पूछने लगा, क्या तमाम बुद्ध मत इतने ही अच्छे होते हैं? मैंने गंभीर अंदाज इख्तियार करते हुए कहा, इंसान के अच्छा या बुरा होने का मजहब से कोई ताल्लुक नहीं है। दुनिया के तमाम मज़ाहब में अच्छे बुरे लोग मौजूद होते हैं। किसी भी मजहब को बुरा नहीं कहना चाहिए। दुनिया के तमाम मजहब बुनियादी तौर पर अच्छाई ही का दर्स देते हैं और बुराई की मजम्मत करते हैं। वो हैरत से आंखें फाड़ फाड़ कर मुझे तकने लगा। क्या हो गया भाई? मैंने उससे पूछ लिया। भूलते हुए लहजे में बोला, वैदान, तुम आखिर चीज़ क्या हो? मैं कोई चीज़ नहीं हूँ। मैंने जेरे लब मुस्कुराते हुए कहा, मुझे तुम ना चीज़ ही समझो। बेदान हिस्सा वसीम से मजाक के रंग में बात कर रहा था। उसका दिल बहलता रहे। वो एक काबिल भरोसा और सच्चा इंसान था। हमें एक साथ बहुत कम वक्त गुजारने का मौका मिला था और आइंदा मेरे हालात का ऊंट किस करवट बैठने वाला था इसके बारे में कबल अज़ वक्त कुछ नहीं कहा जा सकता था।
तुम कभी इंतहाई दुनियादार नजर आने लगते हो और कभी दीनदार बन जाते हो। वो मुझे टटोलती हुई नजर से देखते हुए बोला, पता नहीं तुमने क्या क्या पढ़ और सीख रखा है। मैंने जिंदगी का सबक पढ़ रखा है और इंसानों की नफ्सियात सीखने और जानने की कोशिश करता रहता हूँ। मैंने एक एक लफ्ज पर जोर देते हुए कहा, मैं जो कुछ भी कहता हूँ वो मेरा तजर्बा है। तुम बड़े तजर्बाकार हो वजदान, वो मानी खेज अंदाज में बोला। मैं उसे मजीद तजर्बे की बातें बताने लगा। 5 बजे के करीब मिस्टर हिंग शून के साथ वापस आ गया। वो दोनों अलग अलग उस अपार्टमेंट से निकले थे, मगर यूं महसूस होता था वो पूरा दिन एक साथ ही रहे हों। हिंग ने मुझे ये खुशखबरी सुनाई कि काम हो गया था। हमें रात 9 बजे फ्लाइट से न्यू जर्सी को खैरबाद कहना था। वो मेरे और ली जान के लिए जरूरी शॉपिंग भी कर लाया था। वो खासा थका हुआ दिखाई देता था। मुझे ये दुश्वारी महसूस ना हुई कि उसे तमाम अमूर से निमटने के लिए बड़ी दौड़ो धूप करना पड़ी होगी। अब मैं तुम्हारे चेहरे पर काम करूंगा, हिंग ने कहा। कलर स्किनिंग ज्यादा लंबा चौड़ा काम नहीं, मुझे इसमें ज्यादा देर नहीं लगेगी। मैंने पूछा, काठमांडू में मजीद कोई राब्ता हुआ? नहीं, उसने नफी में गर्दन हिलाई। चाइना टाउन का क्या हाल है? मैं उधर नहीं जा सका, उसने कहा। एक पब्लिक बूथ से मैंने अपने मुलाजिम से बात की थी, उसने बताया वहाँ सब ठीक है। हैरत है, मुझे उसकी बात का यकीन ना आया। क्या FBI वाले इतने ही सुस्त और काम चोर हैं? वो कुछ सोचते हुए बोला, मुझे पहले ही शक था कि तुम्हारे साथ कोई धोखा हुआ है। बहरहाल हकीकत जल्द ही सामने आ जाएगी कि ट्राइब बीका वाले अपार्टमेंट पर चढ़ाई करने वालों का ताल्लुक FBI से था या फिर वो कोई दूसरा ही मामला है। एक लम्हे को रुककर उसने कहा, तुम इस सिलसिले में अपने ज़हन को क्यों थकाते हो? मैं हूं ना। चाइना टाउन, ट्राइब बीका, हत्ता के न्यू जर्सी में भी जो हालात पेश आएंगे मैं उनसे निमट लूंगा। फिर मैंने इस सिलसिले में हिंग से कोई सवाल नहीं किया। मैंने महसूस किया वो किसी मसलत की बिना पर मुझसे कुछ छुपा रहा था। हो सकता है कोई ऐसी गड़बड़ वाक़ई हो चुकी हो जिसका जिक्र करके वो मुझे परेशान ना करना चाहता हो। मैंने भी खामोशी इख्तियार कर ली। 1 घंटे बाद हिंग ने अपना काम मुकम्मल किया और मेरी तरफ देखते हुए बोला, मैंने 19-20 के फर्क से तुम्हें शून बना दिया है। अब तुम लियान के साथ इसके शोर की हैसियत से बासानी सफर कर सकती हो। छोटी मोटी मुश्किलात को लियान खुद टैकल कर लेगी। तुम खुद भी मेकअप में अच्छी खासी महारत रखते हो। अगर जरूरत पड़ी तो अपने चेहरे की टचिंग कर सकते हो। तुम्हारी जरूरत और हालात को देखते हुए मैंने थीम तब्दील करने की कोशिश नहीं की। उसके बाद मुझे शून के दस्तखत करने की प्रैक्टिस कराई गई। उसके नाम से जारी तमाम क्रेडिट कार्ड अब मेरे इस्तेमाल में आने वाले थे। मैंने थोड़ी कोशिश करके उन पिन कोड्स को अपने जहन में महफूज कर लिया। इसके अलावा उन पासवर्ड को एक डायरी में भी नोट कर लिया। लियान के पास भी उसके जाती कार्ड मौजूद थे। क्रेडिट कार्ड ने जिंदगी को खासा आसान बना दिया है, बशर्ते कि आप इनको अफोर्ड कर सकते हो। लिया ने इसी दौरान में पैकिंग कर ली थी। मुझे किसी किस्म के सामान की जरूरत नहीं थी, लेकिन हम दोनों सियाहत के लिए नेपाल जा रहे थे, लिहाजा बाज़ तकाज़े निभाना जरूरी थे। हम दोनों ने एक सफरी बैग और फोटोग्राफी के जरूरी आलात रख लिए थे। प्रोग्राम के मुताबिक हमें जरा जल्दी घर से निकलना था। न्यूयॉर्क एयरपोर्ट के नजदीक हम किसी रेस्टोरेंट में बैठकर कुछ खाते पीते, फिर मैं और लियान एयरपोर्ट की जानिब रवाना हो जाते। शून को वसीम के पास घर ही में रहना था। हिंग रेस्टोरेंट तक हमारा साथ देता और वहीं से हमें रुखसत कर देता। जब तमाम तैयारियां मुकम्मल हो गई तो हिंग ने मुझसे कहा, मैं जरा काठमांडू में जानू से रब्ता करके उसे तुम्हारी आमद के बारे में कंफर्म कर दूं, ताकि वो लोग तुम्हें एयरपोर्ट से सीधा सिटी हॉस्पिटल ले जाएं, जहां पर डॉक्टर मोंग और साहिल मौजूद हैं। ये कुछ अजीब सा नहीं हो जाएगा मिस्टर हिंग? मैंने उलझन ज़दा अंदाज में कहा। हम सियाहत की गर्ज से नेपाल जा रहे हैं। उसूली तौर पर हमें एयरपोर्ट से निकलकर किसी होटल का रुख करना चाहिए, वो जोशीले अंदाज में बोला। मैंने उसका भी बंदोबस्त कर रखा है। काठमांडू के अन्नपूर्णा होटल में तुम दोनों के नाम एक कमरा बुक करवा दिया गया है। अन्नपूर्णा खूबसूरत लोकेशन का होटल है। ओह, मैंने गहरी सांस खारिज की और तौसीफी नजर से हिंग को देखने लगा। अन्नपूर्णा होटल मेरा देखा हुआ था। अन्नपूर्णा के मानी बुलंदी के हैं। मजकूरा होटल भी खासी बुलंदी पर वाक़ था। वैसे अन्नपूर्णा के नाम से वहाँ एक पहाड़ भी मौजूद है। हम अपार्टमेंट से रुखसत होने लगे तो शून ने सरगोशियाना अंदाज में मुझसे कहा, लियान खासी खिसकी हुई औरत है, इसकी किसी ऐसी हरकत का बुरा ना मानना। डोंट वरी एंड टेक हार्ट। मैंने उसके इशारे को थपथपाया, मैं इसे हैंडल कर लूंगा। एक लम्हे को रुककर मैंने इजाफा किया और कोशिश करूंगा जब ये तुम्हारे पास आए तो खिसकी हुई नहीं बल्कि सुधरी हुई हो। तो मेरी बात समझ रहे हो ना? वो जल्दी से इस बात में सर हिलाने लगा। हम अपार्टमेंट से रवाना हुए तो एक रेस्टोरेंट में जा बैठे। बवक्त रुखसत वसीम बड़े जज्बाती अंदाज में मुझसे बगलगीर हुआ। मैं जबान से कुछ बोलने की बजाय तसल्ली अमीज अंदाज में उसकी पीठ थपकता रहा। हम बड़े जज्बाती अंदाज में जुदा हुए थे। मिस्टर हिंग बहुत चुप चुप और संजीदा नजर आ रहा था। मैंने उसकी वजह पूछी तो वो बोला, शायद बुदा की मर्जी नहीं कि हम एक साथ किसी खुशी को एंजॉय कर सके। खैर, वो जरा देर को मुतवक्किफ हुआ, फिर भर्राई हुई आवाज में बोला, तुम्हें का हम मिशन पर जा रहे हो, बुदा तुम्हें कामयाबी दे, खुशियों के और मौके भी आते रहेंगे। मैंने अपने अंदाजे के पेश नजर उससे सवाल किया, क्या तुमने कोई खास प्रोग्राम बना रखा था? हाँ, उसने इस बात में गर्दन हिलाई। चंद रोज बाद नया साल शुरू होने वाला है। चाइना टाउन में बड़े जोशो खरोश से हैप्पी न्यू ईयर की तकरीबात मुनक्कद होती हैं। एक जश्न का सा समा देखने को मिलता है।
तुम चीनी नए साल की आमद की बात कर रहे हो ना? बिल्कुल, मैंने इस मर्तबा ये त्यौहार तुम्हारे साथ मनाने का प्रोग्राम बना रखा था। मैंने पूछा वैसे चीनी साल कब से शुरू होता है? इस साल 12 फरवरी से चीनी नए साल का आगाज हो रहा है, उसने जवाब दिया। हिंदी की ज़बानी मुझे पता चला कि चीनी नए साल के आगाज के लिए एक खास फार्मूला मौजूद है। हर ईस्वी कैलेंडर में 19 जनवरी के बाद जो भी पूरा चांद आता है वहां से चीनी कैलेंडर की इब्तिदा होती है। इस साल ईद उल फितर यानी यकम शवाल 29 जनवरी को पड़ रहा था। अमेरिका में इस वक्त 28 जनवरी की रात होती है। इस हिसाब से पूरा चांद यानी 14 शवाल 12 फरवरी को पड़ता है। मैंने मिस्टर हिंग की उदासी दूर करने की खातिर कहा, जिंदगी रही तो इंशाअल्लाह कभी खुशी का ये मौका मैं तुम्हारे साथ जरूर इंजॉय करूंगा। थोड़ा रुककर मैंने इजाफा किया, और तुम ये क्यों समझते हो कि इस साल हम हैप्पी न्यू ईयर एक साथ नहीं मना सकेंगे? इस इवेंट में अभी पूरे 15 दिन बाकी हैं। वो खामोश रहा, ताम इस खामोशी में भी उसके होंठों पर एक मानी खेज मुस्कुराहट सज रही। मैं नहीं जानता था वो इस वक्त अपने ज़हन में क्या सोच रहा था, मगर ये बात यकीनी थी कि वो मुझसे बिछड़कर बेहद मलूल था। एयरपोर्ट पहुंचने का वक्त हुआ तो हिंग ने हमें नेक ख्वाहिशात के साथ रुखसत कर दिया। हम एक कैब में बैठकर एयरपोर्ट पहुंचे और मुख्तलिफ एयरपोर्टी मराइल से गुजरने के बाद बिलाखिर तैयारे में जा बैठे। मज़कूरा मराइल में कहीं भी कोई अड़चन पैदा ना हुई, गोया मुझे असली शून तस्लीम कर लिया गया था। इस तस्लीम दे रज़ा में मुझे लियान का एडवेंचर हासिल था। तैयारे में सवार होने के बाद भी मैं कुछ देर तक बेचैन रहा और किसी भी नाखुशगवार वाक़े के लिए खुद को ज़हनी तौर पर तैयार रखा। एक मरतबा खटमंडू एयरपोर्ट पर मैं एक नाखुशगवार वाक़े से गुजर चुका था। मैं शोभा और धन्नू साहिल के साथ खटमंडू से दिल्ली जाने के लिए एक तैयारे पर सवार हुए थे और परवाज से पहले हमें नीचे उतार लिया गया। उसके बाद हम तीनों को जिस सलूक से गुजारा गया वो आज तक मेरी यादाश्त में महफूज था। मैं इस वक्त भी खटमंडू जा रहा था। शायद खटमंडू के हवाले से वो वाक़या मेरे जहन में ताज़ा हो गया था। ताहम खैर गुजरी और अपने मुकर्ररा वक्त पर तैयारे ने ज़मीन छोड़ दी। मैंने एक तवील सांस खारिज की और सीट की पूछ से टेक लगाकर आंखें बंद कर ली। खटमंडू और हांगकांग के एयरपोर्ट को लैंडिंग के हवाले से दुनिया के मुश्किल तरीन एयरपोर्ट में शुमार किया जाता है। खटमंडू खतरनाक पहाड़ों की वजह से और हांगकांग समंदर के बायस तैयारा पायलट के लिए कड़ा इम्तिहान साबित होते हैं। बहरहाल हमारे तैयारे ने बखैरो आफियत अपनी मंजिल को छू लिया। न्यू जर्सी से खटमंडू तक पहुंचने के लिए हमें 2 तैयारों में सफर करना पड़ा। रास्ते में 1 घंटे का ब्रेक था क्योंकि हमें डायरेक्ट फ्लाइट नहीं मिल सकी थी। मैं नहीं जानता था ये वक्त की मजबूरी थी या फिर न्यू जर्सी से खटमंडू तक कोई डायरेक्ट फ्लाइट आती ही नहीं थी। एयरपोर्ट पर जानूस बनफ से नफीस हमारे इस्तकबाल के लिए मौजूद था। प्ले कार्ड्स का सहारा लेकर वो हम तक रसाई हासिल करने में कामयाब हुआ। बैशून और लियान के नामों वाले प्ले कार्ड देकर खुद ही उनकी तरफ मुतवज्जो हो गया था। मिस्टर ने जानूस को हमारे बारे में बड़ी वजह से बता रखा था। कोडवर्ड्स के तबादले के बाद हम एक दूसरे पर एतमाद करने को तैयार हो गए। जानूस के साथ एक बावर्दी शोफर भी मौजूद था। जानूस लगभग 50 साल का एक सांवला सा शख्स था। दराज कामत और मजबूत बदन, उसने आंखों पर स्याह चश्मा लगा रखा था। सर के बाल आधे से ज्यादा उड़ चुके थे और चुंदिया बड़ी वजह से चमकती नजर आ रही थी। जानूस के मिजाज में एक उखड़पन झलकता था। उसने मसनूई मुस्कुराहट के साथ हमसे मुसाफा किया और हम उसकी गाड़ी में जा बैठे। अगली लम्हे गाड़ी पार्किंग से निकलकर खटमंडू की एक कुशादा सड़क पर दौड़ने लगी। मैंने नेपाल और खुसूसन खटमंडू में खासा वक्त गुजारा था और यहाँ की राह रस्म से बाखूबी आगाह था। इंस्पेक्टर ब्रिंद्रा, इंस्पेक्टर आजम खान, मायामती, शोभा और धनु साहिल के साथ मैं यहाँ की सड़कों पर बहुत घूमा था। खटमंडू ही में नीलगिरी से मेरा पहला तारुफ भी हुआ था। नीलगिरी का ख्याल आते ही मैं उसके तस्वुर में खो गया। उस पुरस्कार हस्ती ने मेरी जिंदगी में बड़ा तलिस्मी किरदार अदा किया था और अभी तक कर रही थी। उसने कराची में KDA स्कीम के एक बंगले में अपने नादीदा तलिस्मी चक्कर के जरिए मुझे जिंदगी के जिस तजर्बे से गुजारा था मैं उसे सारी उम्र फरामोश नहीं कर सकता था। अचानक मुझे एहसास हुआ कि हम किसी और समत जा रहे हैं। ये वो रास्ता नहीं था जो सिटी हॉस्पिटल तक जाता था। मैंने पैसेंजर सीट पर बैठे हुए अपने मेजबान को मुखातिब करते हुए पूछा, मिस्टर जानूस, क्या हम सिटी हॉस्पिटल नहीं जा रहे? नहीं मिस्टर शून, उसने मुख्तसर सा जवाब दिया। फिर कहाँ जा रहे हैं? फ्रैक स्ट्रीट, उसने बताया। आप दोनों की रिहाइश का बंदोबस्त वहीं किया गया है। मैंने कदरे बिगड़े हुए लहजे में कहा, हमारी रिहाइश का कोई मसला नहीं। अनापूर्णा होटल में हमारे लिए कमरे बुक हैं। तुम जल्द अज जल्द डॉक्टर मूंग तक हमें पहुंचा दो। वो ठहरे हुए लहजे में बोला, मैं आप लोगों को डॉक्टर मूंग के हुक्म पर ही फ्रैक स्ट्रीट ले जा रहा हूँ। वहाँ मेरा एक शानदार बंगला मौजूद है। डॉक्टर मूंग ने कहा है जब आप बंगले पर पहुंचेंगे तो वो आपसे बात करेंगे। बात करेंगे? मैंने उलझन ज़दा लहजे में कहा, उनकी तबीयत कैसी है? अब खासे बेहतर है, उसने बताया। क्या डॉक्टर मूंग सिटी हॉस्पिटल ही में है? मुझे इस बात में जवाब मिला। और साहिल, मेरा मतलब है धनु, मैंने धड़कते हुए दिल से पूछा। उसने जवाब देने में थोड़ा तामिल किया, फिर बोला, वो भी डॉक्टर मूंग के साथ सिटी हॉस्पिटल ही में है। ये सोचकर के मैं अपनी साहिल के बहुत करीब पहुंच चुका हूँ, मेरे दिलो दिमाग की अजीब हालत होने लगी। जी चाहता था अभी उड़कर उसके पास पहुंच जाऊं, मगर जानूस मुझे फ्रैक स्ट्रीट के किसी बंगले में पहुंचाना चाहता था।
मुझसे सब्र ना हो सका और मैंने कदरे दुरुस्त लहजे में कहा, मिस्टर जानूस, अभी और इसी वक्त सिटी हॉस्पिटल जाना चाहता हूँ मैं। तुम समझने की कोशिश करो शून, वो गहरी संजीदगी से बोला। डॉक्टर मूंग ने किसी मसलत की बिना पर तुम्हें मेरे बंगले पर ठहराने का हुक्म दिया है। वो बहुत ज्यादा एहतियात से काम ले रहे हैं। शायद तुम्हें अंदाजा नहीं यहाँ हम कितने संगीन हालात से गुजर रहे हैं। मैं यहाँ के हालात की संगीनी को सबसे ज्यादा जानता हूँ। ना चाहते हुए भी मेरा लहजा खासा तल्ख हो गया। तुम गाड़ी को सिटी हॉस्पिटल की जानी मुड़वाते हो या फिर कोई टैक्सी मैं पकड़ दूं? तुम ज्यादा जज्बाती हो रहे हो मिस्टर शून। हाँ ऐसी ही बात है। लियान मेरी बीवी की हैसियत से काठमांडू पहुंची थी, लिहाजा बीवियों वाला किरदार अदा करने से गाफिल नहीं थी। वो बार बार मेरे बाजू को खींचकर इस तलख कलामी से मना कर रही थी। जानूस ने कहा, जज्बाती होने से मामला बिगड़ जाएगा। डॉक्टर मूंग बड़ी खूबसूरती से हालात को टैकल कर रहे हैं। 15-20 मिनट पहले हम फ्रैक स्ट्रीट वाले बंगले पर पहुंच जाएंगे। फिर मैं डॉक्टर मूंग से तुम्हारी बात करवा दूंगा। तुम उनसे तस्दीक कर लेना कि मैं अपनी तरफ से एक लफ्ज भी नहीं कह रहा हूँ, सिर्फ उनके अहकाम की तामील कर रहा हूँ। जानूस की बात खत्म हुई थी कि उसके शोफर ने संजीदा लहजे में कहा, सर हमारा ताकुब किया जा रहा है। मैं एक सुर्ख जीप को अपने पीछे देख रहा हूँ। वो कुछ फासला रखकर एयरपोर्ट से हमारे साथ चलती आ रही है। जानूस के साथ ही मैंने भी पलटकर सुर्ख जीप की तरफ देखा और शोफर की बात की तस्दीक हो गई। जानूस ने गहरी संजीदगी से कहा, डायरेक्ट फ्रैक स्ट्रीट की तरफ जाने की जरूरत नहीं, मुख्तलिफ सड़कों पर इस जीप को अपने पीछे दौड़ाओ, जरा पता तो चले कि इनका मकसद क्या है। ओके सर, शोफर ने नहायत ही फर्मा बरदारी से कहा। जानूस ने अपने कोट की अंदरूनी जेब में से गन बरामद की, बड़ी महारत के साथ उसका क्लिप चेक किया और मुतमईन होने के बाद गन को बैरूनी जेब में डाल दिया। मुझे यकीन था इसका शोफर भी गैर मुसल्ला नहीं होगा। हमारे पास किसी किस्म का कोई आतिशी हथियार मौजूद नहीं था। तुम देख रहे हो मिस्टर शून, जानूस ने गाड़ी का अकबी मंजर दिखाने वाले आईने में देखते हुए कहा। हमारे दुश्मन ये बात जानते हैं कि डॉक्टर मूंग का मुझसे गहरा ताल्लुक है। ये सुर्ख जीप भी किसी दुश्मनी का ही सिलसिला है। इसे डाल देकर बंगले तक पहुंचना होगा, वरना बहुत मुश्किल हो जाएगी। वो मुझे इस तरह समझा रहा था जैसे मैं कोई बच्चा हूँ। जानू से हमारा तारुफ डॉक्टर मूंग के दोस्तों की हैसियत से कराया गया था। हमारी असलियत सिर्फ और सिर्फ डॉक्टर मूंग को मालूम थी। न्यू जर्सी से रुखसत होते वक्त मिस्टर हिंग ने सिटी हॉस्पिटल में जो फोन किया था उसमें डॉक्टर से उसकी बात भी हुई थी। मैंने कहा, मिस्टर जानूस, इस सुर्ख फीते को दुम से बांधकर गली गली घूमना बड़ा मुज़ीका खेज लगता है। वो मेरी बात में पोशीदा इशारा समझ गया, फिर बोला, क्या किया जाए? दो हाथ, मैंने ठोस लहजे में कहा। तुम्हारा मतलब है हम गाड़ी को रोक कर उनसे भिड़ जाएं? गाड़ी को रोकने की जरूरत नहीं और ना ही उनसे भिड़ने की। फिर दो हाथ कैसे होंगे? वो अगर चाहेंगे तो इंशाल्लाह जरूर होंगे। पता नहीं तुम कैसी बातें कर रहे हो, वो उकताहट अमेज अंदाज में बोला। मैंने कहा, सीधी सी बात है, अगर हमारी गाड़ी की स्पीड कम हो जाए तो उन्हें हमारे करीब आने का मौका मिल जाएगा। इस तरह उनकी नीयत खुलकर सामने आ जाएगी। मैं एक लम्हे को सांस लेने की खातिर रुका, फिर बात को आगे बढ़ाते हुए कहा, अगर वो लोग सिर्फ ये जानने के लिए हमारा ताकुब कर रहे हैं कि हमारी मंजिल का पता लगा सकें तो स्पीड कम करते हैं। वो हमें या तो ओवरटेक करके आगे निकल जाएंगे या फिर वो भी अपनी जीप की रफ्तार कम करके अकब में कुछ फासले पर आगे बढ़ते रहेंगे। मैंने एक बार फिर तवक्कुफ किया और इजाफा करते हुए कहा, इन केस अगर वो खतरनाक इरादों से हमारे पीछे चले आ रहे हैं तो फिर हमारी रफ्तार कम होते ही वो हमें घेरने की कोशिश करेंगे। आइडिया तो अच्छा है, जानूस ने गंभीर लहजे में कहा, मगर खतरनाक भी। फिर तुम उन्हें अपनी गाड़ी में बिठाकर बंगले पर ले चलो, मैंने तंजीदा लहजे में कहा। मेरे ये तंज जानूस को बहुत बुरा लगा, तब उसने अपनी खफगी का इजहार नहीं किया। अपने अंदरूनी एहसासात को छुपाते हुए उसने बहुत दिल लहजे में कहा, सिंगा, सुर्ख जीप को डाई देकर उनसे पीछा छुड़ाने की कोशिश करो। उसका मुखातिब बावर्दी ड्राइवर था। सर पीछा छुड़ाना अब इतना आसान नहीं रहा, सिंगा ने जल्दी से कहा और गाड़ी की रफ्तार बढ़ा दी। दरअसल जब मेरे और जानूस के दरमियान बातचीत हो रही थी तो सिंगा ने गैर इरादी तौर पर गाड़ी की रफ्तार कम कर दी थी और इसी दौरान में ताकुब में आने वालों को मौका मिल गया था। उनकी राय इस हवाले से भी हमवार थी कि इस वक्त हम एक गैर मसरूफ सड़क से गुजर रहे थे, लिहाजा मुताकबीन को और ज्यादा आसानी फराहम हो गई थी। कहा जाता है इंसान का पहला तासर ही उसका आखिरी तासर होता है। इस तजर्बे के तहत मैंने और जानूस ने एक दूसरे को पसंद नहीं किया था। हमारी सोच और अप्रोच में जमीन आसमान का फर्क था। वो डॉक्टर मूंग का मेजबान था और मैं डॉक्टर का मेहमान, लिहाजा हम एक दूसरे को बर्दाश्त करने पर मजबूर थे। जल्दी मैंने महसूस कर लिया कि सुर्ख जीप वाले हमारे सर पर पहुंच गए हैं और वो अब तब में हमें घेरने का इरादा रखते थे। उस जीप में गालबन 4 अफराद सवार थे। मैंने जानूस के चुटकी ली और संजीदगी से कहा, क्यों न रुक कर इनसे बात कर ली जाए, पता नहीं वो किस जरूरत से हमारे पीछे आ रहे हैं। उसने घूर कर मुझे देखा लेकिन मुंह से कुछ नहीं बोला। मैंने सिंगा से कहा, ड्राइवर स्पीड को थोड़ा और बढ़ाओ, फिर अचानक ब्रेक लगा दो। सिंगा ने सवालिया नजर से अपने बास को देखा। इससे पहले कि जानूस उसे किसी किस्म की हिदायत देता, फजा फायरिंग की आवाज से गूंज उठी। सुर्ख जीप में से हमारी गाड़ी के अकबी पहियों पर ब्रेस्ट मारा गया था। मैंने मिकान की अंदाज में लियान को अपने बाजू की लपेट में ले लिया और खींचकर नीचे झुका लिया। मुताकबीन दूसरा ब्रेस्ट हमारी जिंदगियों के चिरागों को गुल करने के लिए भी फायर कर सकते थे।
फायरिंग से हमारी गाड़ी के टायर तो महफूज रहे, तब ड्राइवर की बुखलाहट ने उसे लहराकर सड़क से उतरने पर मजबूर कर दिया। उसके साथ ही जाहिर है गाड़ी की रफ्तार भी कम हो गई। उसी असना में सुर्ख जीप हमारी गाड़ी के मुतवाजी आ गई। वो बहुत ही नाजुक और मोहलक लम्हात थे। मौत के हरकारे सुर्ख जीप में सवार होकर हमारे सर पर आन पहुंचे थे। जानूस ने चीख कर ड्राइवर से कहा, सिंगा गाड़ी की रफ्तार बढ़ाओ। मैंने सीट पर झुके झुके अपना हाथ आगे बढ़ाया और जानूस के कोट की जेब के अंदर पहुंचा दिया। अगली लम्हे मेरे उस हाथ में जानूस की गन आ चुकी थी। जानूस मेरी इस हरकत को महसूस ना कर सका। वो इस कदर बुखलाया हुआ था कि उसे ड्राइवर पर चीखने के सिवा किसी और बात का होश नहीं रहा था। इसी दौरान में सिंगा ने गाड़ी वापस सड़क पर पहुंचाकर उसकी रफ्तार बढ़ा दी। सुर्ख जीप वालों ने बेदरी फायरिंग शुरू कर दी। गोलियां हमारी गाड़ी की बाड़ी में सोराख बना रही थी। एक जानिब के टायर बराह रास्त फायरिंग की जद में थे। फिर वही हुआ जिसका डर था। मुताकिबीन की फायरिंग ने गाड़ी के एक साइड के टायर को बेकार कर दिया। गाड़ी एक मरतबा फिर बड़े खौफनाक अंदाज में लहराई। मैंने देखा जानूस इस वक्त बहुत गुस्से में था, क्योंकि वो अपनी गन से दुश्मन जीप पर फायर करना चाहता था और गन थी कि वो उसके हाथ नहीं आ रही थी। ड्राइवर के लिए गाड़ी को आगे बढ़ाना मुमकिन ना रहा तो वो उसे रोकने पर मजबूर हो गया। हमारी गाड़ी सड़क के किनारे रुकी ही थी कि सुर्ख जीप भी हमारी गाड़ी के सामने आ गई। फिर उसके दरवाजे धड़ाधड़ खुलने लगे। मैंने 2 गन बरदार अफराद को जीप में से निकलकर अपनी जानिब बढ़ते देखा। वो ऑटोमेटिक गनों को बड़े खौफनाक अंदाज में थामे हुए थे। कोई लम्हा जाता कि वो हमें गोलियों से भून कर रखते थे। अगर जानूस ने बर वक्त मेरा मशवरा मान लिया होता तो हम ऐसी सूरत से 2-4 ना होते। बहरहाल अब तो इस सूरत का सामना करना ही था। एक गन बरदार ने सिंगा और जानूस को निशाने पर रख लिया। दूसरे ने हमारी जानिब इशारा किया और दुरुस्त लहजे में बोला, तुम दोनों बाहर आ जाओ। एक बात तो ये समझ में आई कि वो हम दोनों के गाहक थे, और दूसरी बात ये कि वो हमें जान से नहीं मारना चाहते थे, वरना वो अब तक अपनी गन्स को इशारा करके हमें मौत की नींद सुला चुके होते। इन लम्हात में हम पूरी तरह उनके रहमो करम पर थे। मैंने गन को साइड पॉकेट में डालना चाहा तो उसने फुंकार से मुशाबा आवाज में कहा, पहले इसे बाहर फेंको। बात खत्म करते उसने आगे बढ़कर खौफनाक गन की नाल मेरे सीने की जानिब उठा दी। मैंने उसके हुक्म की तामील की और जानूस वाली गन गाड़ी से बाहर फेंक दी। थोड़ी देर पहले जानूस इसी गन को अपनी जेब में तलाश कर रहा था। अपनी गन मेरे पास से बरामद होते देखकर उसे हैरत हुई। तामील लम्हात में उसकी हैरत को नोटिस करने का वक्त नहीं था। गन बरदार ने एक मरतबा फिर हमें हुक्म दिया, अब तुम दोनों बाहर आ जाओ जल्दी। मैंने सुरगोशियाना अंदाज में लियान से कहा, मैं दरवाजा खोलकर जैसे ही बाहर निकलूं तुम दोनों सीटों के दरमियान वाक़े खला में खुद को गिरा लेना। फिर मैंने दरवाजे के हैंडल पर हाथ रखा और एक झटके से उसे खोलकर बाहर आ गया। बाहर निकलते ही मैंने अपने दोनों हाथों को हैंड अप होने वाले अंदाज में ऊपर उठा दिया। दरअसल ये एक जानसा था। वही शख्स मेरे जानसे में आ गया। गनबरदार यही समझा कि मैं शराफत का मुजाहरा करते हुए हैंड अप हो रहा हूँ, मगर ये समझना उसकी जिंदगी की सबसे खतरनाक भूल थी। मैंने हवा में हाथ उठाने के साथ ही बिजली की सी सूरत से अपनी लात को भी हरकत दे दी। अगली लम्हे मेरी राइट फ्रंट पुश किक गन बरदार के पेट में लगी। वो मेरी तरफ से ऐसे किसी जारियाना अमल की तवक्को नहीं कर रहा था। मेरी शराफत के मुजाहरे को देखकर वो कदरे मुतमईन हो गया था और ये लम्हाती इत्मीनान उसे बहुत महंगा पड़ गया। वो पेट में मेरी लात खाकर पीछे को गया और अपने दूसरे गन बरदार साथी से जा टकराया। बुखलाहट में उसकी गन गरज उठी। मैंने लियान को जो हदायत की थी वो काम आ गई। जानूस भी जान बचाने के लिए डैशबोर्ड के नीचे तकरीबन घुस गया था। बेचारा सिंगा फायरिंग की रेंज में आ गया। उसका वजूद छिलनी होकर रह गया था। गन बुखलाहट में चली थी, लिहाजा गन बरदार को संभल कर दोबारा फायरिंग करने के लिए लम्हाती मोहलत दरकार थी, मगर मैंने उसे मोहलत ना दी। मेरी लेफ्ट राउंड हाउस किक एक झटके से चली और उसके गन बरदार हाथ पर पड़ी। वो भी पूरी तरह संभल भी नहीं पाया था कि मैंने एक लंबी साइड किक मारकर उसे दूर फेंक दिया। इसी दौरान में पहला गन बरदार उठकर खड़ा हो चुका था। मैं उसकी तरफ मुतवज्जो हो गया। वो गन को मेरी जानिब सीधा कर चुका था। मैं फजा में उछला और डबल फ्लाइंग उसके चेहरे पर जड़ दी। वो पीछे को उलट गया। फिर मैंने उसे संभलने का मौका न दिया और हाथ पांव की पैर दर पे ठोकरों से उसे धोकर रख दिया। गन उसके हाथ से निकलकर दूर जा गिरी। मैंने आगे बढ़कर गन उठाई और बड़े खतरनाक अंदाज में सुर्ख जीप की तरफ बढ़ा। इसी दौरान में जीप की तरफ से कोई नया रद्देमल सामने नहीं आया था और इस बात पर मुझे शदीद हैरत भी थी। मेरे अंदाजे के मुताबिक जीप में कम से कम 2 अफराद मौजूद थे, मगर जब जीप के करीब पहुंचा तो उसे खाली पाया। पता नहीं वो लोग किस वक्त वहां से निकलकर इधर उधर हो गए थे। मैंने पलटकर अपनी गाड़ी की तरफ देखा और लियान को सरगर्म पाया। वो मेरे छोड़े हुए शिकारों पर खास साफ कर रही थी। जानूस अभी तक गाड़ी के अंदर ही दुबका हुआ था। इस तरफ से मुतमईन होने के बाद मैं दोबारा जीप की जानिब मुतवज्जो हो गया। उसी लम्हे मुझे कमर पर किसी गन की आहनी नाल का टहुका महसूस हुआ। उसके साथ ही तहमकाना अंदाज में कहा गया, चलो जीप के अंदर बैठो और इससे पहले गन फेंक दो।
मैं हुक्म देने वाले को नहीं देख सका था। गालिबन वो जीप सवारों ही का साथी था जो नजर बचाकर या होशियारी दिखाकर मैदान कारदार गर्म होते ही जीप से निकलकर उसके पीछे कहीं छुप गया था और अब मौका पाते ही अपनी पनाहगाह से निकल आया था। मैंने मख्फी गन बरदार के हुक्म पर गन फेंकने के बाद दोनों हाथ ऊपर उठा दिए और बड़ी शराफत के साथ जीप की समत कदम उठाने लगा। दोनों गाड़ियों के दरमियान 15-20 फुट का फासला हायल था और वो इस जाविये से खड़ी थी कि मेरे साथ होने वाली कार्रवाई को लियान देख नहीं सकती थी। मैं गन बरदार के आगे चलते हुए जीप के दरवाजे के पास पहुंचा। मज़कूरा दरवाजा खुला हुआ था। गालिबन वो शख्स उसी दरवाजे से निकलकर जीप की आड़ में छुपकर खड़ा हो गया था। चलो अंदर, मुझे अपने अकम में उसकी गुर्राती हुई आवाज सुनाई दी। मैंने झुककर जीप के अंदर एक कदम रखा और इस तरह हड़बड़ा कर पीछे पलटा जैसे अंदर कोई खौफनाक शय मौजूद हो। मेरी ये हड़बड़ाहट एक सोची समझी फौरी स्कीम के तहत थी। मैंने उसी हड़बड़ाहट के दौरान में बड़ी सफाई से एक रेयर किक चला दी। मेरा पांव उसकी गन पर लगा और वो गन समेत पीछे को उलट गया। रेयर किक मारते ही मैं फजा में उछला और बैक समर 60 लगाते हुए उसके ऊपर से गुजर गया। मेरी ये हिकमत अमली मुफीद साबित हुई क्योंकि गन बरदार ने जमीन पर गिरते ही मेरी समत फायर कर दिया था। अगर मैं जीप के दरवाजे के पास मौजूद रहता तो यकीनन फायरिंग की जद में आ जाता। मुझे वहां ना पाकर वो हैरान तो हुआ और जमीन पर पड़े पड़े उसने गर्दन घुमाकर मेरी समत देखा। उसी वक्त मैंने उसके चेहरे पर एक फुटबॉल किक दे मारी। मेरा धुआंधार ठुड्डा खाकर वो बिल बिला उठा। मैंने हवा में जंप लगाई और दोनों पांव उसके सीने पर आ रहा। ये एक तरह से डबल पुश किक थी। उसके वजूद ने एक झटका खाया और वो फिर साकत हो गया। मेरे पास ये मालूम करने की फुर्सत नहीं थी कि वो दुनिया और माफिया से गाफिल हुआ था या फिर ये दुनिया और माफिया हमेशा हमेशा के लिए उससे रूठ गए थे। इस काम से फारिग होने के बाद मैंने जीप का जायजा लिया और उसे इंसानी वजूद से खाली पाया। इसका मतलब यही था वो सिर्फ 3 अफराद थे। मैं अपनी गाड़ी की जानिब बढ़ गया। वहां लियान ने मैदान मार लिया था। जानूस भी गाड़ी से बाहर निकल आया, लेकिन वो 2 हमलावर मुझे कहीं दिखाई ना दिए जिन्हें मैं लियान के रहम करम पर छोड़कर जीप की तरफ बढ़ा था। मैंने सवालिया नजर से लियान को देखा तो उसने मेरी निगाह का मतलब समझते हुए कहा, भाग गए दोनों। ओह, मैं एक तवील सांस खारिज करके रह गया। जानूस ने कहा, वो कहीं भी भाग जाएं, मैं उन्हें ढूंढ निकालूंगा। हम पर कातलाना हमला हुआ है। मेरे ड्राइवर को बड़ी बेदर्दी से मौत के घाट उतार दिया गया है। मैं इस मामले की छानबीन कराऊंगा। वो इस मामले की छानबीन कराता या फिर इस वाक़े पर बैठा बीन बजाता रहता, मुझे इससे कोई गर्ज ना थी। मैंने दो ठोक अंदाज में उससे कहा, मिस्टर जानूस, तुम अपनी समझ बूझ के मुताबिक कार्रवाई करो, हम तो जा रहे हैं। तुम लोग किधर जा रहे हो? उसने चौंक कर पूछा। कहीं भी चले जाएंगे, मैंने मुबहम अंदाज में कहा और लीजान को एक मखसूस इशारा करते हुए दोबारा जानूस की तरफ मुतवज्जो हो गया। यहाँ के हालात को मैंने कंट्रोल कर लिया है। जीप के उस तरफ एक हमलावर बेहोश पड़ा है। 2 हमलावर फरार होने में कामयाब हो गए। उन लोगों की जीप और छोड़ी हुई ऑटोमेटिक गन्ने भी यहाँ मौजूद हैं। तुम उन लोगों के खिलाफ जो भी कार्रवाई करना चाहते हो उसके लिए आज़ाद हो। हम जा रहे हैं। अगर अल्लाह ने चाहा तो दोबारा भी मुलाकात हो सकती है।